अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने पिछला पार्ट छोड़ा था। और हम क्लास 7 की साइंस की बुक कवर कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर का एक मेन पोर्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम आप जिसे कह लें, वो हमने कवर किया था। और अब हम कवर करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसको स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, एक मिनट, मैं आपको वहीं से लगा के दूँ ना जी। आई थिंक ये थी हमारी लास्ट, यस, दिस वन या एंड दिस वन। ऑलराइट। अच्छा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। नॉलेज हासिल करें सिर्फ इस पेपर को निकालने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले जितने भी आपके पेपर्स आएंगे या इम्तिहानात आएंगे उन सब के लिए। असल में मेरे एक टीचर थे, साईं अरीजो बोलते थे हम उनको, डॉक्टर अरीजो। ही वॉज़ अ ग्रेट मैन। उन्होंने हमसे ये बात कही थी कि बेटा, नॉलेज को हासिल करो सिर्फ अपनी कब्र तक। मतलब नॉलेज को इसलिए हासिल करो कि तुम्हें एंड तक इसका फ़ायदा हो, किसी एक दो पेपर के लिए नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग टाइम निकाल के वीडियोस देखते हैं। मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी पॉइंट रह नहीं जाए। जो मैंने अपने एजुकेशन में फ़ील किया था, बहुत सारे टीचर्स थे वो बस आगे पढ़ा के चले जाते थे, एक्सप्लेन नहीं करते थे चीज़ों को। तो उस गैप को मैं फ़िल करना चाह रहा हूँ। तो आराम से देखें और समझें, इस नॉलेज को अपने दिमाग में फीड रखें, आपकी इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा देखो, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है आपको। अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहले तो भाई ये समझ लो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, वो सिर्फ सांस लेने और सांस निकालने का अमल नहीं है। इट्स मोर देन बियॉन्ड। ठीक है, ये तो हम कहते हैं मैंने सांस लिया, मैंने सांस निकाला, ये मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नहीं, ये सांस लेना और सांस निकालना तो हम ब्रीथिंग को कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, ब्रीथ कर रहा है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसके बारे में भी आगे आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो असल में बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें बायोलॉजिकली और केमिकली क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है कंपाउंड्स की। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और हमें एंड में क्या मिलेगा, एनर्जी। अभी ग्लूकोज कहाँ से आया, ये जो हम डाइजेस्ट सिस्टम पीछे पढ़ के आए, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है अपने सिंपलर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, जैसे प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, इसी तरह से। तो जैसे ही ग्लूकोज ब्लड के अंदर आता है और हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है सेल के अंदर जाके, सेलुलर लेवल पर। ठीक है, और उसके बाद एंड में हमें मिलती है एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की शक्ल में। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आपसे ये है कि इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म। ठीक है, रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो जाता है तो एंड में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। क्या ये तीन चीज़ें मिलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एनर्जी, क्या ये तीन चीज़ें मिलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, क्या सिर्फ ये दोनों चीज़ें मिलती हैं या सिर्फ एनर्जी ही मिलती है? ऑलराइट जी, दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, जब ग्लूकोज कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो मुझे तीन मेन चीज़ें मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, आप लोग को शायद याद हो 6th क्लास के अंदर जो हमने साइंस की थी, उसके अंदर भी ऑक्सीजन और शुगर मिल रहा था फोटोसिंथेसिस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट आ रही थी प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस जब हो रही थी, और हमें एंड में यही चीज़ें मिल रही थी कुछ। इसका थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस था वो, यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें जो है वो, चलो छोड़ो, अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंबाइन होता है शुगर यानी ग्लूकोज के साथ, तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब इन तीन चीज़ों में से काम की क्या चीज़ है हमारी, ये चीज़ है काम की, ये जो ATP मॉलिक्यूल्स है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही तो चाहिए हमारे सेल को।
ठीक है। तो ग्लूकोज व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 3 सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज़ द नीड ऑफ आवर बॉडी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। तो जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं ना, सांस लेने के बाद जब सांस निकाल रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाती है और वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, रेस्पिरेशन अकर्स इन हाउ मैनी स्टेप्स ये प्रोसेस। रेस्पिरेशन को इन्होंने डिवाइड किया है बेसिकली। रेस्पिरेशन को वैसे कुछ बहुत सारे स्टेप्स हैं, बेसिकली रेस्पिरेशन को हमने कितने स्टेप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू योर बुक, और वो बिल्कुल सही बात है। क्या 1, 2, 3 या 4? एंड द राइट आंसर इज 2 स्टेप्स। बेसिकली रेस्पिरेशन को हम 2 बड़े स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप के अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग, यानी सांस अंदर जा रही है, ठीक है, या सांस बाहर जा रही है, एयर को जो है ना मैं अपने बॉडी से इंट्रोड्यूस करा दूं, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। ये जो मैंने ये अभी मैं खैर एक्टिविटी करके तो दिखा नहीं सकता, आप लोग भी कर लें। ब्रीथिंग द फर्स्ट प्रोसेस, और जैसी एयर मेरी बॉडी में मेरे लंग्स के अंदर पहुंच जाएगी तो फिर वहाँ पे गैसुअस एक्सचेंज होगा। तो हमने होल रेस्पिरेशन को 2 मेन प्रोसेस में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ ब्रीथिंग, जिसमें फोर्सफुली एयर हमारे लंग्स में जाती है, and the next part is the gaseous exchange. So respiration can be divided into 2 main division, 2 main parts. Alright, आगे चलते हैं। ब्रीथिंग के बारे में बता रहे हैं आपको। ब्रीथिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। अभी देखो ये ब्रीथ कर रही है, ठीक है ना, ये इनहेल कर रही है और एक्सहेल कर रही है। नॉर्मली जो हम करते हैं इसको ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, याद रख लो, इससे कहीं से भी MCQs बन सकता है। ब्रीथिंग क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर निकालना। इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बाकी वही, एयर को अंदर लेंगे हम तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन जो है मेरे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। एयर को मैं जब बाहर निकालता हूँ तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं, और मेरी बॉडी से, मेरी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, पहला पार्ट ये। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर जैसी एयर पहुंचेगी, पहला पार्ट ब्रीथिंग का ख़त्म हो गया, एयर जो है वो अंदर पहुंच गई है लंग्स के। कहाँ किस पॉइंट पे पहुंची वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ऊपर से समझ लेते हैं हम कि एयर हमारे लंग्स के अंदर पहुंच चुकी है, और उस एयर में ऑक्सीजन जो है उसको ब्लड में जाना है। तो वो एक ख़ास पॉइंट पे पहुंच के ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होगी इनसाइड द ब्लड, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो एक्सचेंज होगी आउटसाइड द ब्लड। सही है, ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स इन गैसुअस एक्सचेंज। ये अब पॉइंट आ गया। गैसुअस एक्सचेंज जो है वो एक्चुअली हो कहाँ रही है भाई, हमने ये तो पढ़ लिया कि गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन वो बॉडी में हमारे किस स्ट्रक्चर के साथ हो रही हैं, किस पार्ट के साथ हो रही हैं। नेज़ल कैविटी, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वोलाई, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास। अब देखो नेज़ल कैविटी जो हमारा आप कह लें कि ये नेज़ल एरिया है, ये जो नाक का पूरा एरिया है उसके अंदर की जो कैविटी है। ब्रोंकाई, या इट इज़ द पार्ट। ट्रैकिया, इट्स ऑल्सो द पार्ट। ट्रैकिया जो है वही जाके डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। एल्वोलाई इज़ द लास्ट पार्ट। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट इज़ द वेरी लास्ट पार्ट। पहले आंसर देख लो फिर और एक्सप्लेन कर दूंगा। द राइट आंसर इज एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। ठीक है, सही है। ये देखो मैंने कहा था ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये थैली की तरह से छोटे छोटे बलून टाइप सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हमारे लंग्स में बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है, यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है और इसके साथ ही बिल्कुल ब्लड कैपिलरी जारी होती है। तो ये ऑक्सीजन फ़ौरन इस ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है, और इस ब्लड के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाइट आपको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहे हैं, ये फ़ौरन ब्लड फेंक देता है इसके अंदर। तो फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, जब सांस निकालते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, और जो हमने इनहेल किया होता है, सांस लिया होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में अंदर आ जाती है। वेरी सिंपल, वेरी ईजी।
ठीक है। एल्वोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड दी गैसुअस एक्सचेंज। ये ब्लड कैपिलरी जा रही है और ये एल्वोलाई है, इन दोनों के दरमियान जैसी गैसेज एक्सचेंज हुई हैं हमने उसको नाम दे दिया गैसुअस एक्सचेंज का। तो अब आपको पता है कि गैसेस की एक्सचेंज कहाँ पर होती है, किस पार्ट में होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एल्वोलाई में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट डजंट यूज O2 एंड परफॉर्म्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वो रेस्पिरेशन की किस्म बताओ जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और मोस्टली इस तरह की रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब सुनने में अजीब लग रहा है यार, ये क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कैसे, मतलब बिल्कुल ये है एक टाइप, और मोस्टली इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो क्या उस रेस्पिरेशन को एरोबिक कहते हैं, क्या उसको एनएरोबिक कहते हैं, क्या उसको माइक्रो रेस्पिरेशन कहते हैं, क्या उसको सिंपल रेस्पिरेशन कहते हैं? द राइट आंसर इज एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन माइनस है, यानी ऑक्सीजन उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, या ऑक्सीजन जिसमें मेन गैस होती है। ठीक है, हम जो इंसान हैं, वी ह्यूमंस, वी ड्यू दी एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में पता है? एरोबिक एक्सरसाइजेस प्लान की जाती हैं कि यार हम इस तरह की एक्सरसाइज करें कि हमारी जो है वो मसल कैपेसिटी जो है वो ऑक्सीजन जो है उसको ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करे। एरोबिक एक्सरसाइजेस सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। तो विद ऑक्सीजन एरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन एन एरोबिक। और हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम एरोबिक करते हैं, भाई हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ये आपको नज़र ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ये तो माइट्रोकॉन्ड्रिया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो एन एरोबिक करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, आप इसको बर्निंग प्रोसेस कह लें, आपकी बुक में बर्निंग लिखा हुआ है, बर्निंग प्रोसेस कह लें, या इसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन कह लें, एक ही बात है। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस या ऑल्सो कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या है, ब्रीथिंग से डिफरेंट है। ब्रीथिंग के अंदर और बर्निंग के अंदर जो है वो डिफरेंसेस हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए अंदर। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज़ करता है। असल में ये जो ATP बन रहा है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को बर्निंग कह रहे हैं, जहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ब्रीथिंग के अंदर किसी भी इंजाइम्स की या कोई भी इंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, बर्निंग प्रोसेस में इंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ये बना, इस हर स्टेप पे कोई ना कोई इंजाइम जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, कोई ना कोई इंजाइम इन्वॉल्व हुआ है। इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स दीज आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से मतलब कि ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। सही है, स्पीड अप कर दिया और उसके बाद फिर ये आराम से चले जाते हैं। ये आते हैं बड़े मज़े से, इधर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अच्छा ये ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप किया, फास्ट हुआ, ये रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से निकल के चले गए। ये होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स जो है किसी भी, इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें आके खुद इन्वॉल्व होते हैं और उस रिएक्शन को तेज़ करा के, फास्ट करा के खुद निकल जाते हैं। ठीक है, तो बर्निंग प्रोसेस के अंदर एंजाइम्स की ज़रूरत है, ब्रीथिंग प्रोसेस में नहीं होती। बर्निंग प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर एनर्जी की तो ज़रूरत होती है। सही है, ओके, आई होप कि एक्सप्लेन हो चुका हो। आगे चलते हैं। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज़ कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड जो है वो एक सीजनल बीमारी है, आप कह लें थोड़ी सी डिजीज़ है। ये किससे होती है, कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका, पैथोजन कौन है इसका, वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। मेरे ख्याल से शायद इसको हम मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, इसको हमने कवर किया है कहीं किसी वीडियो में। खैर बहरहाल, कॉमन कोल्ड इज़ कॉज्ड बाय वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। और मोस्टली हम लोग गलती करते हैं यहाँ पे, कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ये वायरस से होती है भाई, बैक्टीरिया से नहीं होती। बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा है मैंने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हुए वायरस में। वो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हो? ये तो एक हफ्ते तक होगा और उसके बाद ये खुद ही चला जाएगा। हाँ, इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, उसको हमें कवर करना होता है,
तो ये कॉमन कोल्ड जो है ये वायरल डिजीज़ है और उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, बुखार हो गया, रनी नोज़ हो रही है, नाक बह रही है यार, बहुत खांसी हो रही है, सॉर थ्रोट, गले में खारिश हो रही है, गले तकलीफ़ हो रहा है, हेडेक, टायर्डनेस, बॉडी एक। ये सिम्टम्स को आप 4-5 दिन के लिए कवर कर लें। उसके लिए एंटी एलर्जिक्स दी जाती हैं, एंटी कफ सिरप्स होते हैं। एंटी एलर्जिक से आपकी रनी नोज़ बंद हो जाएगी, आप पैरासीटामॉल लें, फीवर सेट हो जाएगा, हेडेक सेट हो जाएगा, बॉडी पेन सेट होगा। तो ये चीज़ें लेके, और अगर बहुत ही ज़्यादा गला आपका ख़राब हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो तब ये जो है वो कहा जा सकता है कि शायद यहाँ पे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन गले में हो गया है। वरना सॉर थ्रोट जो है वो लोजेंजीज़ जो होती हैं, लोजेंजीज़ आपको पता होगा, जैसे स्ट्रेप्सिल्स होती हैं, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह आप लें, उससे ये सेट हो जाएगा। या आप जो शांदा ले लें, उससे ये काफ़ी सारे सिम्टम्स सेट हो जाते हैं। तो हमें ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सही है, हमें सिम्टम्स को ट्रीट करना होता है। वायरस है, कॉमन कोल्ड इज़ अ वायरल डिजीज़। लेट्स मूव ऑन। कॉमन कोल्ड इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, ये बताओ कॉमन कोल्ड जो है वो रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम का के कौन से पार्ट को हिट करता है, ठीक है। अच्छा देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन से पार्ट को हिट कर रहा होता है कॉमन कोल्ड, अपर पार्ट को कर रहा होता है, लोअर पार्ट को कर रहा होता है, पूरे के पूरे सिस्टम यानी अपर और लोअर दोनों को कर रहा होता है, या सिर्फ नेजल कैविटी जो कि अपर पार्ट में होती है उसको कर रहा होता है। एंड द आंसर इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऊपर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो हिस्सा है ना, ये उसको हिट करता है। देखो ये बना हुआ है आपका, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सही है, और ये नीचे यहाँ से ट्रैकिया से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ये आ गई आपकी नेजल कैविटी, ये पूरी नेजल कैविटी आ गई। ये आपकी आ गई ओरल कैविटी, सही है, यहाँ पे ओरल कैविटी, ये फेरिंक्स आ गया इधर, और ये आपकी आ गई है इधर लैरिंक्स, ठीक है, या इसको आप थ्रॉट कह लें, थ्रॉट हलक जिसे कहते हैं, ये आ गया। और हलक की बेस से, थ्रॉट की बेस से ये ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये ट्रैकिया है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाइज के अंदर, 2 ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड द राइट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में जा रहा है, और राइट ब्रोंकाई जो वो राइट लंग में जा रहा है। और फिर ये लंग्स आ गए, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और वो ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल एंड में पहुंच के एल्वोलाई, जो अभी हमने डिस्कस किया था, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वोलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहीं पे गैसोज एक्सचेंज हो रहा होता है। तो खैर हमने इसको फिल भी कर लिया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ये हिट होता है कॉमन कोल्ड से, ठीक है। सो कॉमन कोल्ड हिट, या कॉमन कोल्ड टारगेट, या कॉमन कोल्ड इफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब आप इनमें से बता दें कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो कौन कॉज करता है, यानी कि नीचे का जो हिस्सा है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कॉमन कोल्ड तो नहीं है, अभी हम सॉर्ट आउट करके आए। स्नीजिंग, एज़मा, टीबी। अच्छा, इसको कुछ लोग एस्थमा पढ़ते हैं, कुछ लोग एज़मा पढ़ते हैं। हमारे एक ट्रेनर थे अशरफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो एबर्ट फार्मास्यूटिकल्स में मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, वो उसको एज़मा पढ़ते थे, तो मुझे उनसे ये आदत लग गई। आप एस्थमा भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, सेम। तो स्नीजिंग है, एज़मा है, या टीबी। कॉमन कोल्ड तो हो ही नहीं सकता इन तीनों में से। अच्छा मैं आपको बता दूं, स्नीजिंग तो सिम्टम है एक, यानी जो आप कह लें कि जो रनी नोज़, जो नाक बहरी होती है, उसको यानी कि ब्लॉक करने के लिए हम जो रिएक्ट करते हैं वो स्नीजिंग होती है। छींक का आना उसको स्नीजिंग कहते हैं, ठीक है, और खांसना उसको कफिंग कहते हैं। तो ये तो एक सिम्टम है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एन अप्रोप्रिएट चॉइस। ये दोनों तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, एज़मा या टीबी। राइट आंसर फाइंड करते हैं। द राइट आंसर इज़ टीबी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट जो है वो हिट होता है, लोअर यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पार्ट है वो कौन सी बीमारी जो है वो हिट करती है। मैं पीछे कर रहा हूँ दोबारा। विच वन इज़ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इन चारों में से कौन सी बीमारी है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के लोअर पार्ट को इन्फेक्ट करती है। वो है टीबी। टीबी को हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, क्योंकि इसको ट्यूबरकुलोसिस हम यूँ कहते हैं क्योंकि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है या जो इसका पैथोजन है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सही है। ये एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड जो है वो एक वायरल डिजीज़ थी। कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी नाक, हलक,
इस पूरा जो होता है एरिया इसको हिट करता है। और टीबी जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो उसको हिट करता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्सरे है टीबी का, टीबी के एक पेशेंट का। ये आपको दिख रहा है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक इसका लंग इन्फेक्ट हुआ हुआ है, पूरा यहाँ तक। और अभी ये एक लंग एक इसके अंदर स्प्रेड हुआ, अभी यहाँ तक भी स्प्रेड होगा अगर इसकी ट्रीटमेंट सही नहीं हो तो। ठीक है जनाब, तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द ओके विच वन फ्रॉम दीज रेस्पिरेटरी डिजीज कैन ट्रांसफर जेनेटिकली। यप, आपसे पूछ रहे हैं, एक मिनट। जी ओके आपसे ये पूछा जा रहा है जनाब कि इन चारों डिजीज़ के अंदर कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी इनहेरिटेड हो जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स या टू देयर चिल्ड्रन। सही है, माँ बाप से बच्चों में जेनेटिकली वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है और वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। तो इन चारों में से वो कौन सी है? कोविड-19, वी डोंट नो अबाउट दैट। कोविड-19 के बारे में अभी इतनी रिसर्च है ही नहीं हमारे पास। हो सकता है इन फ्यूचर पता लग जाए कि भाई ये जेनेटिकल डिजीज़ में इसको हम डाल रहे हैं। अभी फ़िलहाल कुछ भी डेटा नहीं है कोविड-19 का। हवाओं में जो है वो तीर मारे जा रहे हैं, वैक्सीन आ रही हैं। वैक्सीन बहरहाल सब लोग लगवा लें, मैंने भी लगवा ली है। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी से क्रिएट होती है। इसके ऊपर कभी अभी PhD GST ख़त्म हो जाए तो कोविड पे एक बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। ठीक है, कॉमन कोल्ड, एज़मा, टीबी, इन तीनों में से सॉर्ट आउट कर लेंगे कौन सी जेनेटिकल डिजीज़ है। सही है। अब देखो कॉमन कोल्ड, मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको कि कॉमन कोल्ड तो एक वायरल डिजीज़ है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वायरसेस जो हैं थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं और हम किसी वायरस से जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं तो हमें कुछ दिनों के लिए, आप कह लें कि हफ्ता 4-5 दिन के लिए जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर वो सेट हो जाता है। बाकी इन दोनों में से कुछ हो सकता है। राइट आंसर फाइंड करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। द राइट आंसर इज़ एज़मा। यस, देखो ये एज़मा या एस्थमा ये जो है ना ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है किसी भी एलर्जिन या किसी भी, आप कह लें कि एलर्जिन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम एलर्जिक हो जाएं। अकर्स ड्यू टू एक्सट्रीम एलर्जिक रिएक्शन बाय एनी ट्रिगर और एलर्जिन। ठीक है, अब वो एलर्जिन या ट्रिगर कोई भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है हमारी एक मैम थी, उनको उससे ये जो परफ्यूम्स होते हैं ना, परफ्यूम एलर्जी थी उनको। तो अगर कोई स्टाफ में या कोई परफ्यूम लगा के आ जाना तो उनकी जो खांसी स्टार्ट होती थी और फिर उनका जो सांस रुकना शुरू होता था। तो फिर बाकायदा पूरे स्टाफ को और सारे स्टूडेंट्स को हमने कहा था कि आप लोग काइंडली जो है वो नहीं लगा के आएगा, ख्याल रखा करें कि एक पेशेंट है इस तरह से। तो फिर ठीक है, तो ये जेनेटिकली है। और होता क्या है, जैसी ये एलर्जिन या ट्रिगर कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो मैंने केस देखा था उन मैडम का, उनको परफ्यूम से एलर्जी थी। जैसे ही वो परफ्यूम के पार्टिकल्स उनकी बॉडी से एक्सपोज होते थे, वो उनको उसको जैसे ही वो स्मेल करती थी, सूंघती थी, तो फ़ौरन ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाते थे। कुछ लोगों को खाने से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पीनट एलर्जी होती है। ठीक है ना, पीनट एलर्जी होती है, मूंगफली खाते हैं और फिर वो लाल पीला होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसी एलर्जिन अंदर जाएगा ना, ठीक ठाक इम्यून सिस्टम जो है, ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी के जो कह लें कि पहरेदार हैं, जो इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाती है और वो ये अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो क्या होता है, नॉर्मल एयरवेज जो है ना वो इस तरह के होना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में ठीक ठाक दुश्वारी। सही है, ये नॉर्मल, इसका ल्यूमिन देखें, ल्यूमिन का मतलब है ये स्पेस जो होता है अंदर का, अभी आराम से सांस ले सकता है बंदा। लेकिन जैसे ही एस्थमेटिक हो जाएगा, ये एयरवेज देखें, म्यूकस कितना आ गया। म्यूकस मतलब वो जो ग्रीसी मटेरियल होता है कितना आ गया, सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये फिलर्स या इनको इन्हेलर्स जो कहते हैं ये लेते हैं। जैसे ही आप इन्हेलर्स लेते हैं, इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, जाके इसको नॉर्मलाइज करते हैं काफ़ी हद तक, तो फिर सांस सही हो जाती है बंदे को। तो जो एस्थमेटिक पेशेंट होता है उसको ये इन्हेलर्स जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सही है, GSK का आता है, सेरिटाइड, और भी बहुत सारे आते हैं। इसके ऊपर भी एक इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट। बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है ये और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, आगे बढ़ते हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन को समझ लो, ये होती क्या चीज़ है। अच्छा देखो, हम जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमें जहन में आता है कोई गाड़ी, कोई बस, यहाँ से उसने कोई चीज़ उठाई, उधर जाके ट्रांसफ़र कर दी, विच इज़ वेरी राइट। आम ज़िंदगी में ट्रांसपोर्टेशन यही तो होती है ना, किसी एक व्हीकल या किसी एक चीज़ के ज़रिए कोई सामान यहाँ से उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर देना, दैट इज़ नोन एज दी ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमंस जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रखा हुआ है। और जो व्हीकल या जो गाड़ी अल्लाह ताला ने रखी है ना, जो कि एक चीज़ को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैरी करते हुए, जिसको जो चीज़ चाहिए वो देता वेता घूमता रहता है पूरे बॉडी में, उसको हम कहते हैं ब्लड, ठीक है। ब्लड जो है ना, हमारा खून, ब्लड, वो हमारा कैरियर है, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत बड़ा, बल्कि मेन आप कह लें कि पिलर है। ब्लड के ही ज़रिए पूरी बॉडी में जिसको जहाँ चीज़ पहुँचानी होती है, ब्लड ही बेचारा उसको लेके हर जगह पहुँचाता है, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर सप्लाई क्या चीज़ करनी होती है, यानी ब्लड को क्या चीज़ सप्लाई करनी होती है। ब्लड को फूड सप्लाई करना होता है मुख्तलिफ़ सेल्स के अंदर, ब्लड को वाटर सप्लाई करना होता है मुख्तलिफ़ सेल्स के अंदर, ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है डिफरेंट सेल्स के अंदर, ताकि ऑक्सीजन इस फूड से कंबाइन हो, यानी ग्लूकोज से मोस्टली कंबाइन हो और एनर्जी मिले। ब्लड को रिमूव भी तो करना होता है, जो उन सेल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ब्लड को कहते हैं तुम जा रहे हो ना यार, ये भी ले जाओ। तो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उन सेल्स से लेके जाता है, और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह, वो सब लेके जाता है, और डिफरेंट एग्जिट डोर्स जो है हमारी बॉडी के, उनको दे देता है। लाइक अगर कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता हुआ ला रहा है डिफरेंट ब्लड सेल्स से ब्लड, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो एल्वोलाई में फेंक देता है कि इसको भाई बॉडी से बाहर फेंको। तो हम जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। और अगर वाटर एक्स्ट्रा या कोई टॉक्सिन्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको उठा के वो किडनी की तरफ ले जाता है कि भाई यूरिन जो बन रहा है ना, इसको उसमें फेंको, तो फिर हम यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं। तो ये मेन काम कर रहा है हमारा ब्लड, जब भी हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है, सही है। दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन इज़ नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है ना पूरी बॉडी के अंदर। और इसके साथ अगर मैं हार्ट को भी मिला दूं, सही है, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट जो है उसको पुश कर रहा है, हार्ट उसको पेट्रोल फराहम कर रहा है एक तरह से, तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो जाएगा, सही है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ब्लड की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पूरी ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। और अगर इसमें मैं हार्ट को भी इंक्लूड कर दूं, तो हार्ट को और ब्लड वेसल्स को भी इंक्लूड कर दूं, तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो जाएगा, सही है। सो इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, इफ़ वी ऑल्सो टॉक अबाउट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सिंपल, सही है। आगे बढ़ते हैं। Alright, how many types of blood vessels are there in human circulatory system? ये जो human circulatory system जिसकी अभी हम पीछे बात कर रहे थे, जिसमें blood जो है वो घूम रहा होता है, तो एक तरह से आप रास्ते समझ लें। blood vessels, these are the roads। तो ये जो blood है, ये कितने किस्म की रोडों पे घूमता है, कितने टाइप की blood vessels हैं जिनके अंदर हमारा जो blood है वो मूव कर रहा होता है, सही है। ह्यूमन्स के अंदर क्या वो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, क्या वो 2 टाइप की, क्या वो 4 टाइप की, क्या वो एक ही है? And the right answer is 3 types, ठीक है। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें जो है ब्लड मूव कर रहा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। आर्टरीज, वेन्स एंड दी कैपिलरीज। ये आपको दिख रही है आर्टरी, ये रेड है, ये आपको दिख रही है वेन, ये ब्लू है, और ये आपको दिख रही है कैपिलरीज, बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली, जो कि सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। और ये कैपिलरीज ही होती हैं जो कि सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, और सेल से बोलती हैं जो कचरा दे दो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो लेके फिर मुख्तलिफ वेन्स में, आर्टरीज में जाना शुरू करती हैं। आर्टरी रेड क्यों है, वेन ब्लू क्यों है? ये है ड्यू टू ऑक्सीजनेशन और डी ऑक्सीजनेशन, सही है। आर्टरीज, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कभी डिटेल से टॉपिक बना दूंगा कि हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, सही है। आपने कभी नोट किया है कि अगर किसी एक बंदे का मैं गला पकड़ के दबा दूं तो 1-2 मिनट के अंदर वो नीला पड़ना शुरू हो जाता है? वो क्यों नीला पड़ता है? और जब मैं उसको छोड़ दूं उसका गला, तो फिर से वो दोबारा रेड होना शुरू हो जाता है।
इसके पीछे पूरी लॉजिक है, इसके पीछे साइंस है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें 3 टाइप्स की आर्टरीज़ जो हैं वो पता लगी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 टाइप की आर्टरीज़ होती हैं, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़। ये आपके सामने पिक्चर है, आगे चलते हैं। ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड, ठीक है। मैंने इसको इतना ज़ोर क्यों दिया है, अवे फ्रॉम द हार्ट, सही है। ये कह रहे हैं कि भाई उस ब्लड वेसल का नाम बताओ जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, यानी हार्ट से लेके वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड को ले जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या उन्हें वेन्स कहते हैं, क्या उन्हें कैपिलरीज कहते हैं, क्या उन्हें आर्टरीज कहते हैं, या ये सब की सब यही काम करती हैं? द राइट आंसर इज आर्टरीज, 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 ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, ये ब्लड हार्ट से लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। सो दे टुक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सही है। हार्ट से ब्लड उठा के पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही होती हैं। ये मेन आर्टरीज़ हैं आपके सामने, सही है। इधर कैरोटिड आर्टरी नहीं दिखाई क्या उन्होंने, कैरोटिड आर्टरी होती है बड़ी ज़बरदस्त, जैसे, और जगलर वेन होती है, खैर ठीक है। तो आर्टरीज़ जो हैं वो दे कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल है, या आम ज़बान के अंदर लेमैन लैंग्वेज में साफ़ खून, साफ़ खून, साफ़ खून, ठीक है। वो खून जिसके अंदर, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसे हम साफ़ खून कहते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वो खून जिसमें ब्लड नहीं ऑक्सीजन नहीं होता उसे हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, या गंदा खून कहते हैं। तो आर्टरीज़ जो है वो क्या कर रही है, वो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रही है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अच्छा खून, साफ़ खून कैरी करते हैं, एक्सेप्ट वन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारी बॉडी में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बल्कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। वो एक एक्सेप्शन क्या है, या वो एक अलग से आर्टरी कौन सी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बल्कि शायद अभी आगे आएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड टूवार्ड्स द हार्ट, सही है। वो बताएं, वो ब्लड वेसल जो कि खून को दिल की तरफ लेके जा रही होती है, टूवार्ड्स द हार्ट। क्या वो वेन्स हैं, क्या वो कैपिलरीज हैं, क्या वो आर्टरीज हैं? देखो आर्टरीज तो नहीं है, अभी हमने देखा आर्टरीज तो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही होती हैं, दिल से दूर। तो या तो वो वेन्स हो सकती है या कैपिलरीज हो सकती है। एंड द राइट आंसर इज वेन्स, 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 ठीक है। वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। देखो ये वेन है ब्लू ब्लू कलर की, और ये ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही है, हार्ट की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। और ये आर्टरीज़ हैं, एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी। ये ब्लड अवे, ब्लड को अवे यानी हार्ट से अवे दूर लेके जा रही है, ठीक है। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी गंदा खून, यानी वो खून जिसको ऑक्सीजन की नीड है। जब भी तो ये हार्ट की तरफ लेके जाती हैं कि हार्ट के थ्रू फिर ये लंग्स में जाता है ब्लड, और वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है तो वो साफ़ हो जाता है, और फिर उस साफ़ खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आर्टरीज़ कैरी करके पूरी बॉडी में लेके जा रही होती हैं। तो ये साइकिल चल रहा होता है पूरा, ठीक है। वेन्स क्या करती हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है शामिल, ये उस खून को हार्ट की तरफ लेके जा रही होती है, टूवार्ड्स द हार्ट, एक्सेप्ट वन वेन, सिवाय एक वेन के जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, सही है। तो आर्टरीज़ में भी अब एक एक्सेप्शन हो गई, और वेन्स के अंदर भी अब एक एक्सेप्शन हो गई। आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं, एक्सेप्ट वन आर्टरी जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। वेन्स जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं, एक्सेप्ट वन वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। समझ नहीं आया तो एक दो बार रिवर्स करके सुन लेगा अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स दैट अलो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड टू सेल्स आर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। वो ब्लड वेसल जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स सेल को दे, सेल से ले, और वाटर सेल को दे, सेल से ले, और इसमें अगर मैं और भी एडिशन कर दूँ तो सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल से लेके ब्लड में लेके आए। कौन सी होती है वो? वेन, आर्टरी, कैपिलरीज।
देखो भाई, वेन तो नहीं हो सकती, वेन वेन का तो साइज़ ही बहुत बड़ा होता है, आर्टरीज का भी बहुत बड़ा साइज़ होता है, वो सेल में पेनिट्रेट कर ही नहीं सकती। ऑब्वियसली इट्स कैपिलरीज, कैपिलरीज बहुत बारीक बारीक होती हैं, ये आराम से सेल के अंदर चली जाती हैं और सेल को जो देना होता है वो दे देती हैं, और सेल से जो ले के बाहर फेंकना होता है वो ले लेती हैं। सो कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट अलो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द ब्लड टू द सेल। द राइट आंसर शुड बी द कैपिलरीज, यस इट इज़। ठीक है, देखो आर्टरी बहुत बड़ी है, इसका ल्यूमेन, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये टिश्यू के अंदर, ये सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। वेन बहुत बड़ी नहीं कर सकेगा। ये छोटी छोटी कैपिलरीज आ रही है नज़र आपको, ये छोटी छोटी कैपिलरीज ये टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, और जो चीज़ लेनी होती है वो ले लेता है सेल, जो चीज़ देनी होती है ब्लड में वापस वो दे देता है ब्लड को। तो कैपिलरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, कुछ पॉइंट्स हैं देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर को असल में हाईलाइट किया गया है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बीवीज मतलब ब्लड वेसल्स। आर्टरीज जो हैं हैव थिक आउटर वॉल, ये जो आर्टरी है ना इसकी आउटर वॉल देख रहे हो बड़ी थिक सी होती है, ये फिब्रस, ये देख रहे हो कितनी मोटी थिक वॉल है इसकी। ठीक है, स्मॉल ल्यूमेन, ल्यूमेन कहते हैं स्पेस को, बीच का जो खला होता है ये छोटा होता है, ये ल्यूमेन आर्टरी का। ठीक है, एंड थिक लेयर ऑफ इनर मसल्स, और ये अंदर के मसल्स देख रहे हो आप कितने थिक हैं ये। ठीक है, तो आर्टरीज जो हैं उनकी आउटर लेयर भी थिक, उनका इनर मसल जो है वो स्मूथ मसल वो भी थिक, और उनका जो ल्यूमेन होता है स्पेस जो होता है वो बहुत छोटा होता है। इस पूरी कंडीशन को रिवर्स कर दोगे तो वेन बन जाएगी। ठीक है, वेन जो है उसकी आउटर लेयर थिन होती है, उसका जो स्मूथ मसल होता है वो भी थिन होता है, और उसका ल्यूमेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आर्टरीज और वेन एक दूसरे के अपोजिट हैं, वाइस वर्सा हैं, उलट हैं। ठीक है, और फिर कैपिलरी जो है वो बहुत बहुत छोटी सी होती है, वेरी स्मॉल ल्यूमेन, इसका ल्यूमेन भी बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि इसको सेल में पेनिट्रेट करना होता है ना, सेल के साथ इसको एक्सचेंज करनी होती हैं चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने नेचुरली इस चीज़ को देखो कैसे डिज़ाइन किया है। स्मॉल ल्यूमेन है और उसकी वॉल सिर्फ सिंगल लेयर से बनी हुई है। लाइक अगर मैं यहाँ देखूँ ब्लड वेसल में तो 2-3 लेयर आ रही है, आउटर लेयर, इनर लेयर। सेम गोज़ फॉर हेयर, वेन की भी आउटर लेयर है, इनर लेयर है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल लेयर है, सही है बस, और बहुत छोटा सा ल्यूमेन है क्योंकि इसको एक्सचेंज करना होता है मटेरियल। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस से ब्लड वेसल्स के, इस पे से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, द ओनली वेन डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। मैं आपसे पीछे बात कर रहा था ना कि वेन्स का तो काम होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून। डी का मतलब है ना होना, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन एक वेन ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे आपको वो यही बताया जा रहा है कि द ओनली वेन डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड पुल्मोनरी वेन। इसको पुल्मोनरी वेन कहते हैं। पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। कहाँ से? लंग्स से। ठीक है, अब इसमें ये आ गए पुल्मोनरी वेन। ये आप देख रहे हैं, ये पुल्मोनरी वेन, ये पुल्मोनरी वेन, और ये बैक ऑफ द हार्ट, ये पुल्मोनरी वेन, ये पुल्मोनरी वेन। ठीक है, ये पुल्मोनरी वेन जो है ये क्या करती है, ये कनेक्ट हुई हुई है लंग्स से, और जैसी ब्लड इसके पास आता है ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके इसको लेफ़्ट हार्ट के अंदर पुश करती है। ये हार्ट को मैं अगर डिवाइड करूँ ना तो ये राइट हार्ट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ़्ट हार्ट है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। इसको और अच्छे से बताऊंगा बाद में। तो बहरहाल ये ब्लड जो है, ये जब ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड आता है लंग्स से तो ये पुल्मोनरी वेन उसको लेफ़्ट हार्ट में पुश करती है, और फिर लेफ़्ट एट्रियम से ये बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वॉल्व्स होती हैं, ये ब्लड यहाँ से मूव करके लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल अपनी पूरी ताकत के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो मूव करता है इसमें एओर्टा में। यहाँ से ये एओर्टा में आ गया, ये एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, और ये आर्टरी है तो इसके अंदर अब ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, आया समझ में आपको? पुल्मोनरी वेन इज़ द ओनली एक्सेप्शन इन ऑल द वेन्स डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सारी की सारी वेन्स जो हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं, सिवाय इस पुल्मोनरी वेन के। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? सही है,
अब हमने वेन का तो बात कर ली कि वेन जो है वो उसकी एक्सेप्शन के ऊपर बात कर ली। आर्टरी में भी एक एक्सेप्शन है ना, कि सारी की सारी आर्टरीज जो हैं वो साफ़ खून या ऑक्सीजनेटेड खून लेती हैं, तो फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी ले रही होती है? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। दिस इज़ माई क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल। गिव योर आंसर इन द कमेंट्स के अंदर ज़रा आंसर दें, मुझे पता लगे आप लोग किस लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है, कितना पढ़ रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही बस देख के निकाल रहे हैं, तो अपने आप से सिंसियरिटी आप मुझे नज़र आ जाएगी। तो काइंडली इसको सीरियसली लीजिए, गूगल करें, कुछ भी करें, इस सवाल को समझें कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और कमेंट्स में मुझे बताइए। ठीक है, सारे बच्चे लोग भी सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, द स्ट्रक्चर दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन लंग्स एंड स्टर्नम। हमारी बॉडी का वो स्ट्रक्चर बताओ जो कि लंग्स और स्टर्नम को आम ज़बान में ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, सही है, सेंट्रल बोन जो होती है ब्रेस्ट बोन, इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने दिया है। क्या नाम है उसका? रिब्स, हार्ट, स्टमक, लिवर, और इसका आंसर मुझे पता है 80-90% लोगों को पता होगा, एंड द राइट आंसर इज़ हार्ट। यस, इट इज़ हार्ट। हार्ट जो है वो लंग्स और स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन जो है उसके बीच में कहीं अल्लाह ने रखा है, और थोड़ा सा लेफ़्ट उल्टी तरफ इसका झुका हुआ है लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, हार्ट सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट, जो है वो ब्लड की सप्लाई कर रहा होता है, जो सिंपल सी बात है सारी बॉडी के अंदर। मेरा आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन है, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट? हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो भाई हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? सही है, गूगल करो और मुझे इसका कमेंट में आंसर दो कि हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है। हार्ट बेचारा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता रहता है जब से हम जिंदा हैं और जब हम मर जाएंगे जब तक भी, लेकिन इस बेचारे को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? इसको भी तो ज़रूरत है ना ब्लड की। सो विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। हैविंग सेड दैट, इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड करूँगा इंशाल्लाह कोशिश रहेगी पूरी। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा, और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।